नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर वाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं हमारे क्या जनरल हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ये सब बात कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो ही हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांचेज है। इसकी बात करें तो अपनी क्लास में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, 5 क्लासों में 6 क्लासों में कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद देखते हैं अपन इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितने आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन अपने सुपरवाइजर में आते हैं। और बात करें अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा ने करवाया था पेपर, उसमें क्वेश्चन कितने आए थे, 13 क्वेश्चन ओनली पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से आए थे। और अगर आपने ये 6 क्लासें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी अपना क्लासें जो भी 13 क्वेश्चन आए थे वो मैंने एक क्लास ली थी ओनली क्वेश्चन की, लाइव क्लास ली थी। उसमें से 13 की 13 क्वेश्चन जो कि तो छप गए थे। ओनली उनमें क्या था, अपना ऑप्शन भी चेंज नहीं थे लगभग तो ठीक है ना। तो हालांकि ऐसा अपने जो अधीनस्थ बोर्ड कराने वाली है उसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसमें 6 से 7 क्वेश्चन, ज्यादा 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर ये 6 क्लासें आपने देख ली तो 6 से 7 क्वेश्चन आपने कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना, आपकी जेब में रखे हो जाएंगे। तो चलिए अपन आज अपनी क्लासें शुरू करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की क्लास लाने का कारण क्या था, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पीएचडी की थ्योरी की क्लास चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज किसके बारे में बात करेंगे अपन, जेम के बारे में या फिर फलपाक के बारे में। चलो बता देता हूँ 6 क्लासों में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जेम, दूसरी क्लास में जेली, तीसरी क्लास में ओवरऑल देखेंगे जेम, जेली, मुरब्बा, मार्मेलोड, जो भी कैंडी वगैरह होता है, मतलब जहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरी क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। चौथी में देखेंगे अपन डिब्बाबंदी, पांचवी छठी में देखेंगे अपन फल परिरक्षण की विधियां, ठीक है ना। ये क्या अपने 6 क्लास में पूरा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्लीट, ये उसका सिलेबस है। तो आज बात करेंगे अपन जेम के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेम होता क्या है। तो जेम होता क्या है, अपन कोई फलों के गुदे में चीनी की निश्चित मात्रा मिला करके तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, जेम कहलाता है। अब ये जेम क्या होता है ये तो आपको पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं अपन सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते हैं। कोई भी चीज बनाते हैं अपन, सब्जी बनाया, रोटी बनाया, कुछ भी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एक उसकी प्रोसेस होती है ना कि सबसे पहले ये मिलाओ, फिर ये मिलाओ, ये मिलाओ। ऐसे क्या अपने जेम बनाने की क्या है, प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसको देखेंगे, ठीक है ना। एक बार इसकी पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके बाद एक एक पॉइंट पर, एक एक स्टेप पर बात करेंगे, जहां से ओनली क्वेश्चन बनेगा उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जैम बनाने के लिए फलों का चयन करते हैं कि कौन सा फल उपयुक्त होने वाला है। इसके बाद क्या करते हैं, फलों की सफाई करते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद क्या मिलाते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं, उसके बाद अम्ल मिलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अंतिम पकाव बिंदु की जांच करते हैं। फिर अंतिम पकाव बिंदु की जांच करने के बाद क्या करते हैं, पात्रों में भर देते हैं। इसके बाद क्या कर देते हैं, उसका भंडारण कर देते हैं। यह तो क्या था अपना जैम बनाने की प्रोसेस हो गई। अब देख लेते हैं अपन एक एक प्रोसेस के बाद, इसके बाद एक एक बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं मैं, अपन जैम तैयार होता है वो किससे होता है, अपने फलों के गुदे से, फलों के गुद्दे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पल्प वाले भाग से, पल्प वाले भाग से अपना जैम तैयार होता है। यानी मुख्य रूप से जो अंश होता है वो क्या होता है, फलों का गुदा होता है। और जेली की बात करें क्या होता है, उसमें फलों का रस होता है, ठीक है। जेली की बात कल करने वाले हैं, ठीक है। आज अपन जैम पर बात करेंगे। तो फल वाला भाग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फलों का चयन। पहला पॉइंट क्या है अपना, फलों का चयन। तो देख ले अपन फलों के चयन में ओनली 2 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है जैम बनाने के लिए, सबसे उपयुक्त फल, उपयुक्त फल। तो सबसे उपयुक्त फल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर सेब, सेब के बाद कौन सा हो जाएगा, केला, केले के बाद कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बाद कौन सा हो जाएगा अपना पाइनएप्पल। ये सब क्या है अपने जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। और दूसरी बात करते हैं अपन जैम बनाने के लिए फलों की तुड़ाई अवस्था, तुड़ाई अवस्था, यानी कि जैम बनाने के लिए हम फलों को किस अवस्था पर तोड़ते हैं। तो तुड़ाई अवस्था कौन सी हो जाएगी, पूर्ण पकी हुई अवस्था। हम जैम बनाने के लिए फलों को कौन सी अवस्था पर तोड़ते हैं, पूर्ण पकी हुई अवस्था पर। क्यों, क्योंकि हमको फलों, जैम किससे तैयार होता है, फलों के गुदे से। पहले ही बात कर सके तो हमको फलों का गुदा किससे होता है, पूर्ण पकी हुई अवस्था पर ही प्राप्त होता है। पहला कारण तो यह हो गया।
और दूसरा कारण क्या हो जाएगा, अगर हमने कच्ची अवस्था पर फलों को तोड़ दिया तो क्या होगा, वो कच्ची अवस्था पर कैसे होते हैं फल, कठोर होते हैं। जैसे भी थोड़े से भी अगर कच्चे रहेंगे तो कठोर होते हैं, हमारे जैम में क्या रहेंगे, हमारे ढेले बनेंगे। ढेले बनेंगे तो क्या होगा, हमारा जैम अच्छी तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। इसलिए हम उसको थोड़ाई कौन सी अवस्था पर करते हैं, हम जैम बनाने के लिए फलों की थोड़ाई की बात करें तो कौन सी पर करते हैं, पूर्ण पकी हुई अवस्था। कौन सी अवस्था पर करते हैं, पूर्ण पकी हुई अवस्था पर फलों की तोड़ाई करते हैं। ये तो क्या हो गया अपना फलों के चयन की बात हो गई। चलो ठीक है, इसके बाद दूसरा आते हैं फलों की तैयारी, नहीं फलों की सफाई। फलों की सफाई में क्या करते हैं, उनको धुलाई वगैरह करना, ये सब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फलों की तैयारी। फलों की तैयारी में मुख्य रूप से क्या करते हैं अपन, उनको काटते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, उसको उसके बीच वाला जो भाग होता है, जैसे कठोर भाग होता है, उसको हटा देते हैं, या फिर उसके बाद उसको क्या छील देते हैं। ये सब तो क्या फलों की तैयारी में करते हैं। इसके बाद दूसरा क्रिया कौन सी करते हैं फलों की तैयारी में, उससे गुदे को अलग करना, फलों से गुदे को अलग करना। अब गुदे को अलग कैसे करते हैं अपन, जो भी फल होता है उसको क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, उसको एक पात्र में डाल लेते हैं। डालने के बाद उसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद उसको उबाल लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, अपना उबालने के बाद फल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद उसको अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। इससे उसका क्या होता है, गुदा अलग या पल्प वाला भाग अलग हो जाता है। अब अपन को क्या प्राप्त हो गया, फलों का पल्प अलग, फलों का पल्प अपने पास आ गया या फिर फलों का गुदा आ गया। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं अपन। फलों का गुदा, फलों की तैयारी में क्या हो गया, हमारे पास फलों का गुदा आ गया। अब गुदे में क्या करेंगे अपन, चीनी मिलाएंगे। अब चीनी किस हिसाब से मिलाते हैं हम, चीनी का निर्धारण किस हिसाब से करते हैं अपन, फलों के आधार पर करते हैं। अगर हमारे फल नेचर में थोड़े खट्टे हैं तो उसमें क्या कर देंगे, हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में चीनी मिला देंगे। और अगर नेचर में क्या है, अपने फल मीठे हैं तो क्या कर देंगे, हम थोड़ी कम मात्रा में चीनी मिला देंगे। ये तो क्या हो गया अपना कि कितनी मिलाते हैं। दूसरी बात देखते हैं कि अपने जो चीनी मिलाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसको फलों जो अपने जैम होता है उसको परिरक्षित करके रखना। यानी चीनी का कार्य क्या होता है, परिरक्षण का कार्य होता है। क्योंकि हम चीनी होती है उसको परिरक्षण के रूप में परिरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले चीनी पर आ जाते हैं। गुदे में क्या करते हैं, चीनी। तो चीनी किस हिसाब से मिलाते हैं अपन, सबसे पहले इसमें दो पॉइंट देखेंगे कि चीनी है वो कितनी मिलाते हैं। अपने जो खट्टे फल होते हैं नेचर में खट्टे, उनमें तो कितनी मिला देते हैं अपन, 1.25 किलोग्राम पर केजी गुदे के हिसाब से मिलाते हैं। यानी 1 किलो गुदे में 1.25 किलोग्राम चीनी मिला देंगे। कौन से, खट्टे फलों में। जो अपने मीठे फल होते हैं नेचर में मीठे, उनमें थोड़ी कम मात्रा में चीनी मिलाते हैं। उनमें कितनी मिलाते हैं अपन, 750 ग्राम चीनी मिलाते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया अपना चीनी की बात हो गई। और इसका कार्य क्या होता है, इसको परिरक्षण करने का कार्य होता है। परिरक्षण का मतलब होता है खराब होने से बचाना है, लंबे समय तक खराब होने से बचाना। ठीक है, ये तो क्या होगा, चीनी मिलाना। इसके बाद क्या करते हैं, इसको चीनी मिलाने के बाद हल्की आंच पर पकाते हैं। और हल्की आंच पर पकाते हैं, पकाने के बाद क्या करते हैं अपन, जब इसका तापमान कितना हो जाए 103 डिग्री सेल्सियस होता है तब अपन इसमें क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं। अम्ल क्यों मिलाते हैं, अम्ल का क्या कार्य होता है, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। किसके लिए, टेस्ट या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं अपन, अम्ल मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि जिंदगी का मजा किसमें, खट्टे में है। इसलिए आप बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा अम्ल मिलाते हैं अपन, सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं। कौन सा, सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल हमारे पास सिट्रिक अम्ल उपस्थित हमारे पास नहीं है तो क्या मिला सकते हैं अपन उसमें, हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा वो होता है जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए अगर हमारे पास सिट्रिक अम्ल नहीं है तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, नींबू का उपयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपन, सबसे पहले तो कौन सा अम्ल मिलाएंगे, सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे। अब देख लेते हैं कितना मिलाएंगे। यहाँ पर भी दो मुख्य रूप से 2 पॉइंटों पर देखेंगे, मात्रा इसकी क्या है, इसकी मात्रा कितनी मिलाएंगे, और दूसरा क्या है, कितने तापमान पर मिलाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, कितने तापमान पर मिलाएंगे। एनसीईआरटी में दिए हुए पॉइंट है, जो कि तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो कितना मिलाएंगे, 1.5 ग्राम पर केजी गुदे के हिसाब से। तो अपन क्या सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे, यानी 1 किलो अपना गुदा है, फलों का पल्प वाला भाग है, उसमें कितना मिला देंगे, 1.5 ग्राम क्या मिला देंगे, सिट्रिक एसिड मिला देंगे। और कितने डिग्री सेल्सियस तापमान मिला देंगे, जब इसका तापमान 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए उस तापमान पर क्या मिला देंगे अपन, अम्ल मिला देंगे। ये तो क्या हो गया अपने अम्ल मिलाने की बात। अम्ल मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको और पकाएंगे। पकाएंगे के बाद इसके बाद क्या करेंगे अपन, अंतिम पकाव बिंदु की जांच करेंगे। अंतिम पकाव बिंदु क्या होता है कि हमारा जैम बनकर तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को क्या कहते हैं अपन, अंतिम पकाव बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतिम पकाव बिंदु की जांच की कितनी विधियां हैं,
चार विधियां, मुख्य रूप से चार विधियों को काम में लेते हैं। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? भार विधि। भार विधि में क्या होता है अपना जो कुल जैम का कुल भार होता है वो मिलाई गई चीनी का कितना होना चाहिए? 1.5 गुना या फिर 1.5 गुना रह जाना चाहिए, तो हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? टीएसएस के द्वारा। अगर हम रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा टीएसएस मापते हैं तो कितना होना चाहिए? 68% इसका टीएसएस होना चाहिए, तो भी हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। टीएसएस के बाद तीसरा क्या हो जाएगा? तापमान के द्वारा। अगर हम इसका तापमान मापते हैं तो कितना होना चाहिए? 105 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए तो भी हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। और चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है अपना? ड्रॉप टेस्ट या फिर बूंद परीक्षण। तो ड्रॉप टेस्ट होता क्या है? अगर हम जैसे कि जैम को एक चम्मच में लेकर के नीचे से पानी भरे हुए पात्र में डालते हैं, वो डायरेक्ट नीचे जाकर बैठ जाता है तो हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। और अगर वो पानी में यूं फैलता हुआ बैठता है तो जैम बनकर तैयार नहीं माना जाता है। ये क्या हो जाता है? हमारा अंतिम पकाव बिंदु की जांच के चार मुख्य रूप से चार विधियां हो गई। तो एक बार अपन इनको लिख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। अंतिम पकाव बिंदु की कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले देखते हैं भार के द्वारा। भार के द्वारा क्या होता है? अपना कुल वजन, इसका जैम का कुल भार मिलाई गई चीनी का, कितना हो जाना चाहिए? 1.5 गुना रह जाना चाहिए, 1.5 गुना रह जाना चाहिए। ये तो क्या होगा? पहला। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा किसके द्वारा करते हैं? टीएसएस के द्वारा। इसका टीएसएस कितना हो जाना चाहिए? 68% हो जाए तो भी अपना जैम बनकर तैयार माना जाता है। तीसरा की बात करें तो तीसरा कितना क्या हो जाएगा? तापमान। ये क्या है? अपने अंतिम पकाव बिंदु की जांच के विधियां। तापमान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 105 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो कितना हो जाएगा? 219 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाए तो भी हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। लास्ट का है अपना बूंद परीक्षण या फिर ड्रॉप टेस्ट या फिर बूंद परीक्षण। अब ये ड्रॉप टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? अपना ड्रॉप टेस्ट ही है। अब ये कैसे करते हैं? क्योंकि अपन जेली करते हैं उसमें तो कौन सा करते हैं? शीट टेस्ट। अंतिम पकाव बिंदु की जांच के लिए कौन सा करते हैं? शीट टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर कौन सा करते हैं? अपन ड्रॉप टेस्ट करते हैं। जैम में कौन सा करते हैं? ड्रॉप टेस्ट करते हैं। विशेष ध्यान रखना, इसलिए क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ड्रॉप टेस्ट कैसे करते हैं? ये अपन ने क्या ले लिया? पात्र ले लिया, इसमें क्या भर दिया अपन ने? पानी भर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या ले लिया अपन ने? यहाँ पर ये चम्मच ले ली। ये क्या चम्मच है? चम्मच में क्या करेंगे अपन? जैम लेंगे। ये क्या है? अपने पास जैम ले लिया। जैम लेकर के क्या है? इसमें पानी से भरे पात्र में डालेंगे और अगर ये जाकर के नीचे डायरेक्ट पेंदे में बैठ जाता है तो क्या है? हमारा जैम तैयार माना जाता है। और अगर ये क्या इधर उधर फैलता हुआ बैठता है तो हमारा जैम बनकर तैयार नहीं माना जाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन? ड्रॉप टेस्ट या फिर बूंद परीक्षण कहते हैं। ये क्या था? अपना पूरा अंतिम पकाव बिंदु की जांच के मुख्य बिंदु थे। ये क्या हो गया? अपना पूरे फल क्या जैम बनाने की पूरी प्रोसेस हो गई। ये तो क्या पूरी प्रोसेस हो गई। अब देख लेते हैं अपन इसका संगठन, जहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? जैम का संगठन। यहाँ अगर क्वेश्चन ज्यादातर बनेगा तो चांस का यहीं से बनने का चांस ज्यादा रहता है। तो जैम के संगठन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें क्या है? सबसे उपयुक्त फल। सबसे पहले करेंगे सबसे उपयुक्त फल की बात करेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे? फल का भाग। इसके बाद क्या देखेंगे अपन? इसमें इसका टीएसएस। इसके बाद क्या देखेंगे अपन? इसकी अम्लता के बाद क्या देखेंगे अपन? इसमें जल की मात्रा। ये क्या है? इसका संगठन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या इसमें फल, सबसे उपयुक्त फल। तो सबसे उपयुक्त फल की बात करें तो क्या हो जाएगा? अपना सेब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फल का भाग। तो फल के भाग की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 45% हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन तीसरा टीएसएस। तो टीएसएस कितना होना चाहिए? इसका 68% टीएसएस होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसकी अम्लता। तो अम्लता कितनी हो जाएगी? 0.5 से 0.7% इसकी अम्लता हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपन इसके जल की मात्रा। जल की मात्रा कितनी होती है? जैम हुआ या जेली हुई, जल की मात्रा कितनी होती है?
33 से 38% होती है। और इसको क्या है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा लो, थोड़ा सा मतलब 1-2 स्टार लगा लो, ठीक है ना। अब इंपोर्टेंट क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो अपना एनसीईआरटी के जो क्रेज चल रहा है, नहीं जो अपना जो सुपरवाइजर का क्रेज चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, एनसीईआरटी का चल रहा है। तो आज तक ये सारे क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं, कई बार पूछे, एक बार भी नहीं कई बार पूछे हुए हैं। अभी तक जल की मात्रा नहीं पूछी, हो सकता है इस बार जल की मात्रा पूछ ले, इसलिए क्या है, इसमें 1-2 स्टार लगाना बनता है। तो जल की मात्रा जैम हुआ या जेली हुई कितनी पाई जाती है, 33 से 38% पाई जाती है। ये क्या हो गया, जैम का संगठन हो गया, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। इसके बाद देखते हैं अपन क्या हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं अपन एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्या सबसे पहले 2-3 बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो कौन सा हो जाएगा, दो बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, 2 इंपोर्टेंट पॉइंटों के। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, अगर हम सेब से जैम तैयार कर रहे हैं तो उसमें अम्ल की मात्रा कितनी मिलाएंगे, और अगर पपीते से तैयार कर रहे हैं तो उसमें अम्ल की मात्रा कितने मिलाएंगे, ठीक है ना। तो सेब से तैयार कर रहे हैं उसमें तो कितना मिलाएंगे, 2 ग्राम, और पपीता से कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी ज्यादा मिलाएंगे, कितनी, 3 ग्राम मिलाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेब में थोड़ी कम क्यों मिलाते हैं और पपीता में ज्यादा क्यों मिलाते हैं। क्योंकि हमारा सेब होता है वो नेचर में कैसा होता है, खट्टा होता है, उसमें ऑलरेडी क्या है, मैलिक एसिड और ये सब क्या है, थोड़े से एसिड पाए जाते हैं, इसलिए क्या है उसमें अम्ल की मात्रा कम मिलाते हैं। जो पपीता होता है हमारा, वो नेचर में कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए क्या है उसमें अम्ल की मात्रा क्या मिलाते हैं, थोड़ी ज्यादा मिलाते हैं। मीठा होता है इसलिए क्या मिलाते हैं अपन, ज्यादा मिलाते हैं। देख लेते हैं, सेब से बने जैम में अम्ल की मात्रा इधर देख लें। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पपीता से बने जैम में अम्ल की मात्रा, दोनों में देख लेते हैं। सेब से बने में तो कितनी मिला देंगे अपन, थोड़ी सी कम, क्योंकि उसमें क्या ऑलरेडी अपना कोई ना कोई एसिड होता है। और पपीते से में कितनी मिला देते हैं अपन, 3 ग्राम सिट्रिक एसिड की मात्रा मिला देते हैं। ये तो क्या हो गया अपने एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं अपन एक और चीज, यहाँ पर अपन जैम तैयार करते हैं, उसमें क्या है, फलों की तैयारी के बाद इसको काटते हैं, वहां पर एक मुख्य रूप से एक और क्रिया करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लांचिंग हो जाएगा। ब्लांचिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम फलों को या सब्जियों को हम देखते हैं घर पर भी, क्या सब्जियों को काटते हैं तो वो अगर काटने के बाद थोड़ी देर रखी रहती हैं तो कैसी होती है, भूरी पड़ जाती है, भूरापन आ जाता है उन पर, या काली पड़ जाती है। ऐसे क्या होता है, अपन फलों को काटते हैं तो अगर वो कुछ टाइम तक रखे रह जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो भूरे पड़ जाते हैं, यहाँ पर काले पड़ जाते हैं। और अगर हमारा फल काला पड़ गया, हमारा जैम कैसा बनेगा, काले रंग का बनेगा, ठीक है ना। जिससे ऐसा कैसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कि जैम खराब हो गया हो, यानी उच्च गुणवत्ता का नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, उसकी मार्केटिंग में दिक्कत आनी है। तो ये भूरापन या कालापन को रोकने के लिए हम एक प्रक्रिया करते हैं, उसका नाम क्या है, ब्लांचिंग होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो फलों को काटने के बाद उनमें भूरापन किसके कारण आता है, तो किसके कारण आता है, पीपीओ एंजाइम के कारण आता है। किसके कारण, पीपीओ, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। दूसरा क्या है, इसको रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं अपन, ब्लांचिंग या फिर विवरण की क्रिया करते हैं। ब्लांचिंग होता क्या है, हम 2 से 5 मिनट के लिए 85 से 90 डिग्री सेल्सियस के गर्म जल में इसको क्या, फलों को या सब्जियों को उबालते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पीपीओ एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। इसी पीपीओ एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिससे क्या फलों एवं सब्जियों में भूरापन नहीं आता है। इसे वो क्या कहते हैं, अपन ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कहते हैं अपन फलों या फिर सब्जियों में, सभी में आता है, ठीक है, सब्जियों में भूरापन किसके कारण आता है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। किसके कारण आता है, पीपीओ एंजाइम। इसको फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसको भूरेपन को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं अपन यहाँ पर, इसको रोकने के लिए ब्लांचिंग या फिर इसको क्या कहते हैं, विवरण के नाम से भी जानते हैं, ब्लांचिंग या फिर विवरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ब्लांचिंग क्या होता है, हमारे फल या सब्जियों को काटने के पश्चात 2 से 5 मिनट के लिए 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल में उबाला जाता है। तो कितने, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्लांचिंग में कितने समय तक उबालते हैं, 2 से 5 मिनट के लिए। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालते हैं अपन इसको, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म जल में उबालना।
उबालना। अब इसको उबालने से क्या होगा, हमारा एंजाइम है कौन सा, पीपीओ एंजाइम, पीपीओ एंजाइम, एंजाइम क्या हुआ, निष्क्रिय हो जाएगा। पीपीओ एंजाइम क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर पीपीओ एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा तो हमारे जो भी फल या सब्जी हैं वो क्या नहीं होंगे, भूरे नहीं बनेंगे। जब तक कि हमारा जैम तो बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक क्या उन पर भूरापन नहीं आएगा और हमारा क्या है, हमारा जो जैम है वो अच्छी गुणवत्ता का तैयार होगा। ये क्या था हमारा आज क्या पढ़ा अपन ने, पूरा जैम बनाने की प्रोसेस पढ़ी। यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने जैम बनाने की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब देख लेते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारे जैम बनाने की। सबसे पहले देखते हैं जैम होता क्या है। फलों के गुदे में चीनी मिलाकर निश्चित अनुपात में चीनी मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, जैम कहलाता है। दूसरा क्या है, जैम किससे तैयार किया जाता है, उसके लिए मुख्य भाग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है, यहाँ पर फलों का गुद्दा या फिर पल्प होता है। इसके बाद क्या है, इसका पूरी स्टेप है, तो एक एक स्टेप पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलों का चयन। फलों के चयन में भी सबसे पहले 2 पॉइंट देखेंगे ओनली, कि सबसे पहले कौन सा फल सब उपयुक्त होता है। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, केला या पाइनएप्पल, ये सब के उपयुक्त फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपन इसके लिए कौन सी अवस्था पर फलों की तोड़ाई करते हैं। तो कौन सी पर करते हैं, पूर्ण पकी हुई अवस्था पर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कच्ची अवस्था पर करते हैं तो उसमें ढेले बन जाते हैं या फिर अपना अच्छी क्वालिटी का जैम बनकर तैयार नहीं होता है। इसके बाद क्या करते हैं, फलों की सफाई करते हैं, फलों की इसके बाद क्या करते हैं, फलों की तैयारी करते हैं। फलों की तैयारी में क्या करते हैं, उसको छिलते हैं, फलों के बीच में जो भी कठोर भाग होता है उसको हटा देते हैं। इसके बाद क्या उससे गुदा निकालते हैं। जैसे ही गुदा हमारे पास आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं अपन उसको, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, शक्कर की मात्रा मिलाते हैं। शक्कर की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, अपनी फल के या फिर नेचर पर करती है, फल की प्रकृति पर करती है। अगर अपना खट्टा फल है तो उसमें ज्यादा मिलाएंगे, कितनी मिलाएंगे, 1.25 किलोग्राम पर केजी गुदे के हिसाब से मिलाएंगे। और अगर मीठा फल है तो कितना मिलाएंगे, 750 ग्राम पर केजी गुदे के हिसाब से अपन चीनी मिला देंगे। इसके बाद देखते हैं अपन उसमें क्या करेंगे, उसको पकाएंगे। पकाने के बाद क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। अम्ल कौन सा मिलाएंगे अपन, सिट्रिक एसिड मिलाएंगे। सिट्रिक एसिड की मात्रा कितनी मिलाते हैं अपन, 1.5 ग्राम पर केजी गुदे के हिसाब से मिलाते हैं। और कब मिलाते हैं, जब इसका तापमान कितना हो जाए, 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए जब मिलाते हैं। सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मेरी ओर से कुछ भी नहीं बोल रहा है, फिर कोई भी आईसीआर की बुक से कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है। इसके बाद अगर अपने पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो क्या मिला, किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, नींबू के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं अपन, जैसे ही इसका क्या अम्ल के बाद फिर इसको और पकाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अंतिम पकाव बिंदु की जांच करते हैं। अंतिम पकाव बिंदु की जांच की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। सबसे पहले भार के द्वारा, हमारे लास्ट में जो भी जैम होता है उसका कुल भार कितना होना चाहिए, मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना रह जाता है, हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। दूसरा क्या है, टीएसएस के द्वारा कितना होना चाहिए, 68% हो जाता है तो भी जैम बनकर तैयार माना जाता है। इसके बाद तापमान अगर 105 डिग्री सेल्सियस या फिर 219 डिग्री फॉरेनहाइट होता है तो भी हमारा जैम बनकर तैयार माना जाता है। इसके बाद चौथा इंपोर्टेंट है अंतिम पकाव बिंदु की जांच करने का, कौन सा था, ड्रॉप टेस्ट या फिर बूंद परीक्षण। इसके द्वारा बूंद परीक्षण करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम क्या लेते हैं, हमारा जैम लेते हैं, एक चम्मच में भरते हैं, भरने के बाद उसको नीचे जो पानी से भरा हुआ पात्र होता है उसमें डालते हैं। अगर जैम पूरे जाकर के डायरेक्ट नीचे बैठ जाता है पेंदे में, उसके में पानी से भरे पात्र में, तो क्या होता है, हमारा जैम बनकर तैयार होता है। और अगर वो यूं फैलता हुआ इधर उधर फैलता हुआ बैठता है तो क्या जैम बनकर तैयार नहीं माना जाता। ये क्या है, हमारे अंतिम पकाव बिंदु की जांच हो गई। इसके बाद अगर फ्यूजन बनता है तो किससे बनता है, जैम के संगठन से बनता है। तो जैम का संगठन क्या हो जाएगा, सबसे पहले देते हैं सबसे उपयुक्त फल कौन सा होगा, सेब, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद फल का अंश कितना हो जाएगा, 45%, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए टीएसएस, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन कौन सा, इसकी टीएसएस का कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें अम्लता कितनी होती है, 0.5 से 0.7%। इसके बाद देखते हैं जल की मात्रा, आज तक पूछा नहीं है इसलिए इस पर क्या 2-4 स्टार लगा लो, क्यों, क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज तक नहीं पूछा, हो सकता है अब पूछ ले। जल की मात्रा कितनी होती है, 33 से 38% होती है। इसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर सेब से जैम तैयार करते हैं उसमें अम्ल की मात्रा कितनी मिलाते हैं अपन, उसमें मिलाते हैं अपन 2 ग्राम अम्ल की मात्रा मिलाते हैं। और अगर पपीते से बनाते हैं तो उसमें कितने मिलाते हैं, 3 ग्राम मिलाते हैं। अब इसमें कम क्यों मिलाते हैं सेब में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है, नेचर में थोड़ा खट्टा होता है। और पपीते में क्यों मिलाते हैं ज्यादा, क्योंकि वो नेचर में मीठा होता है, इसलिए थोड़ी ज्यादा अम्ल की मात्रा मिलाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन इसमें जैम तैयार करते हैं तो फलों की कटाई करने के बाद एक मुख्य क्रिया करते हैं, उसका नाम क्या है, ब्लांचिंग या बीबरण। ब्लांचिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फलों को काटने के बाद उनमें क्या हो जाता है, भूरापन आ जाता है। भूरापन किसके कारण आता है, पीपीओ एंजाइम के कारण आता है। पीपीओ एंजाइम प्रमुख है पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। अब भूरेपन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फलों में सब्जियों को काटने के पश्चात 2 से 5 मिनट के लिए 85 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म जल में उबालते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, ब्लांचिंग या बीबरण कहते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा पीपीओ एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है और
इसमें बुरापन नहीं आता है, हमारा जो जैम होता है वो अच्छी गुणवत्ता का तैयार हो जाता है। ये कहती है अपनी आज पहली क्लास थी किसकी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। तो आपकी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी इस क्लासों में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। इसके बाद डेली की डेली क्लास लेने के लिए या फिर डेली की डेली क्लास देखने के लिए हमारे एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना या फिर आपकी वॉचिंग ही हमारे लिए क्या मोटिवेशन का काम करती है। तो थैंक यू।